बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेशन नंबर 5 में इस इंटरेक्टिव सेशन 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ कमरे की, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कोई एक दो स्टूडेंट कंफर्म कर दें। यस सर, आ रही है। यस सर। जी बिल्कुल सर, आ रही है आवाज़। थैंक यू। आज के सेशन में हम चैप्टर 5 के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अब तक जो हमारे जितने भी सेशन हुए हैं उसमें हमने विलियम स्टालिंग्स की जो किताब है उसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कोर्स में जो एडवांस कंटेंट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए जा रहे हैं। जैसे कुछ इसकी झलक जो है वो आज के हमारे इस लेक्चर में आ जाएगी। इसके बाद ये अगर आपको याद हो तो हम जो सेशन 4 था हमारा, उसमें हमने कुछ कैश मेमोरी और उसके जो स्ट्रक्चर थे उनको स्टडी किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कम से कम एक दफ़ा ज़रूर लेक्चर्स जो हैं उनको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप उनकी स्लाइड्स ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिए। किताब आपको शेयर की जा चुकी है। आप किताब में से जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट करे वो ज़रूर आप रीड करें, नोट्स बना लीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा मिड टर्म के लिए भी तैयार कीजिए, क्योंकि मिड टर्म के बारे में अनाउंसमेंट ईद के फ़ौरन बाद हो जाएगी, या मे बी ईद से कुछ टाइम पहले ग्रेजुएट स्कूल की तरफ से जो है वो कुछ कम्युनिकेशन हो। बट मिड टर्म्स जो है उनके बारे में डिस्कशन हो चुकी है, और मिड टर्म इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अरेंज होंगे, ईद के फ़ौरन बाद होंगे। शायद आप लोगों के थोड़ा सा लेट होंगे, पहले अंडर ग्रेड के होंगे। ओके, तो अब हम चैप्टर 5। सर वो इसी तरह होंगे ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन की अभी सिलसिला है। कुछ कंप्यूटर साइंस जो डॉक्टर अदनान है उनकी टीम ने कुछ वीडियोस बनाई हैं, अभी उनको जो है वो एवेलुएट किया जा रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं उनको फॉर्मल किया जा रहा है, ताकि क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो है ये इसी सेमेस्टर में इवाल्व हुई है, तो इसमें थोड़ा बेहतर की गुंजाइश जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है, तो आज इसको बेहतर किए जा रहे हैं। तो क्लासेस में स्टूडेंट्स कम हैं, वहाँ इंटरेक्टिव यानी पर स्टूडेंट के हिसाब से सोचा जा रहा है कि हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल सेशन में उसका टेस्ट होगा, यानी हम उससे ऑनलाइन ले लेंगे और उससे हम एक छोटा सा क्वेश्चनियर होगा हमारे पास, उससे हम उससे क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से वो हम उसका जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। इन जिन में स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी सब्जेक्ट्स में, वहाँ फिर जो LMS के जो मैकेनिज़्म हैं उनमें कुछ चेंजेस ला के और उसको यूज़ किया जाएगा। तो अभी चीज़ें इनफॉर्मल हैं, आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल हो रही हैं। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 15 के करीब है, और हम एक काम ये कर सकते हैं, अभी ये एक रफ है, अभी ये फाइनल नहीं है, कि हम जो है वो एक दिन तय कर लें जून का मिड में, और उसमें जो है वो हम आपको टाइम दे देंगे, और उस टाइम में आपके साथ जो है वो हम एक सेशन करके व्हाट्सएप पे या फिर जूम मीटिंग के थ्रू जो है इंडिविजुअल सेशन करके आप लोगों की असेसमेंट कर लेंगे। तो एनी मेथड या मैकेनिज्म बनेगा वो हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन हो वो काइंडली आप नोट करते रहें अपने साथ, अगर नोट्स बना ले तो बहुत अच्छा होगा। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ये सेशन 5 की हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इसमें हम सवालात से शुरू करते हैं। व्हाट आर द की प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी? What are the two interpretation of the term random access memory? And what is the difference between a dynamic random access memory and similarly a synchronous random access memory? And what is the difference between DRAM and SRAM in terms of characteristics such as speed, size, and cost?
Explain what one type of RAM is considered to be analog and the other as a digital. Question number 6 है, are some applications for read-only memory? And question number 7, what are the differences among the erasable programmable read-only memory and electrically erasable programmable read-only memory, and also the flash memory? एंड अनदर क्वेश्चन जो कि आर्किटेक्चर स्पेसिफिक नहीं है, ये प्राइमरली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पिन इन फिगर 5.4b. तो हम ये फिगर 5.4b देखेंगे और उसमें जो उसके पिन है उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके क्या पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं. What is a parity bit? I'm sure ये एक repeated question है. You are already familiar with what is a parity bit. Error detection और correction के लिए use किया जाता है. And how the syndrome for the Hamming code is interpreted. यानी जो Hamming code में जो syndrome होता है उससे हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी bit जो है वो error में है और उसकी correction जो है वो कैसे होगी. Question number 11 है, how does the SDRAM differ from a DRAM and what is the DDR RAM? क्योंकि अब जो है वो हमारे पास DDR RAM का टाइम है और उनकी एप्लीकेशन है. And what is the difference between NAND and NOR flash memory? Because we know जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो NAND और NOR से बनाए जाते हैं. So what is the difference between them? And the final question is, list and briefly define the three newer non-solid state memory technologies. So because memory is very important, और हमने देखा last session में कि there is a memory which is inside the microprocessor और it has multiple levels. For example, register से start करें, फिर level 1 कैश है, फिर level 2 कैश है, फिर लेवल 3 कैश है और इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो स्टोरेज स्पेस मौजूद है जो कि इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी. और इसी तरीके से फिर प्राइमरी स्टोरेज आते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज आते हैं. अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज के हवाले से जो बोर्ड के ऊपर मौजूद होता है. इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसके वेरिएंट्स हैं और इसी तरीके से रीड ओनली मेमोरी की अवेलेबिलिटी और उसके वेरिएंट्स. तो आज के लेक्चर की जो पहली सेमीकंडक्टर मेमोरी में बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, वी यूज सेमीकंडक्टर मेमोरी इन मेमोरी सेल फॉर्मेट. अगर आप देखें तो प्राइमरली इसकी जो एलोकेशन है वो मेमोरी सेल की सूरत में है जो कि एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है. और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दे एग्जिबिट टू स्टेबल स्टेट्स जो कि लॉजिक 0 और लॉजिक 1 या बाइनरी 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन इनटू, that means to set state, and they are capable of being read to sense the state. इसमें दो तरह के कंट्रोल नीचे दिखाए गए हैं, दो डायग्राम दिखाई गई हैं जिसमें जो है डेटा इन यानी राइट ऑपरेशन की बात हो रही है और डेटा आउट या जो सेंस ऑफ द स्टेट या जो डेटा सेव है बाइनरी 1 या 0 उसकी बात हो रही है. तो कंट्रोल विल इनेबल the memory is selected and the control will tell if the data is primarily being written or read. ये हम चीज़ें पहले से जानते हैं. अब हम आगे चलते हैं. What are the different memory types? अगर आप इसमें एक लाइन आपको मिलेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी की और इसी तरीके से आपको तकरीबन 4 जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि टेबल में हम जानते हैं कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज. कॉलम्स एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसमें टाइटल से हमें पता चलता है और जो रोज हैं वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो अगर हम देखें तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसमें रीड राइट मेमोरी इसको हम कहते हैं
और इलेक्ट्रिकल है, ये आमतौर पर बाइट लेवल है, और इसमें जो राइट मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिक है, और ये वोलाटाइल होती है। हम जानते हैं वोलाटाइल नेचर से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी यानी पावर इसको चाहिए होगी टू रिटेन ए स्टेट। सिमिलरली वी मूविंग टुवर्ड द रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो रीड ओनली मेमोरी के जो दो वेरिएंट हैं, एक कहलाता है रीड ओनली मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। So we are not primarily erasing this memory, because when we are talking about the read-only memory and the programmable read-only memory, it is primarily used in the manufacturing process, and usually the masks are used to write them. But when we are moving to erasable programmable, so there is, these memories are read mostly memories. There are different mechanisms to which can be used to erase and reprogram those memories. One of the method is the ultraviolet light, another is the electrical at byte level, and another is the electrical at block level. जो लास्ट में है ये यूज होता है फ्लैश मेमोरी के केसेस में। फ्लैश मेमोरी की भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कैमरा में जो मेमोरी यूज हो रही है, हमारे पास जो यूएसबी स्टिक है। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी की एम्बेडेड सिस्टम में जो प्राइमरली हमारे पास प्रोग्राम जो है, जो हम उसमें सिस्टम डिजाइन करते हैं उसको भी फ्लैश में सेव करते हैं। अब हम आगे चलेंगे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें जो है एक कैपेसिटर है और ट्रांजिस्टर है, और इसमें जो है जो स्टोर जो प्राइमरीली कैपेसिटर में स्टोर की जाता है स्टेट को, और हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक एनालॉग डिवाइस है, और इसमें क्या होता है, कंपोनेंट है जिसमें कुछ टाइम के बाद जो चार्ज स्टोर है वो प्राइमरीली डिस्चार्ज होना शुरू होता है। सो देयर इज अ नीड ऑफ अ रिफ्रेश साइकिल, जिसमें इसको चार्ज को या जो स्टेट है उसको प्रिजर्व रखा जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ ए डायनामिक random access memory. Now we are moving towards the static random access memory. Static random access memory की खास बात ये है कि इसमें हम जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप में हम जानते हैं कि जो है वो स्टेट को सेव किया जा सकता है। और इसकी जो खास बात है, जो डिफरेंस है डायनामिक के मुकाबले में, ये एक डिजिटल मेमोरी है, और इसमें हमें एक रिफ्रेश जो सर्किट होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें चूंकि आप देखें कि ट्रांजिस्टर्स की तादाद जो है और कनेक्शंस जो है वो ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा इनका जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं। बोथ मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप्स आर वोलेटाइल, सो वी नीड पावर to maintain the states inside those memories. Dynamic memory cell is simple and smaller than the static memory, and DRAM is more dense, so that means we have more capacity. DRAM requires the supporting refresh circuitry, ये उसका एक यूँ समझे कि लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक रैम्स आर फास्टर देन डायनामिक रैम्स, क्योंकि उसमें जो चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो हम पता है 5 टाउ होता है, सो दैट इज नॉट इन्वॉल्व। SRAM इज यूज्ड फॉर कैश मेमोरी, वो जो कि प्राइमरली हमारे पास प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है न्यूअर डिजाइन में, और डायनामिक जो रैम है इट इज यूज्ड एज ए मेन मेमोरी, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर हम चिप की सूरत में इंसर्ट करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद हम रीड ओनली मेमोरी की बात करना चाहेंगे। रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें it contains a permanent pattern of data and also code that cannot be changed. It is non-volatile memory, so we know that if primarily we can off the power of a system, still it retains the data and code inside.
Okay, so there are some applications. Microprogramming, library subroutine for frequently wanted functions, system programs, and function tables. We know that in microprogramming case, जिसमें कि हमने digital logic design में पढ़ा होगा कि read only memory can be used as a full adder, half adder circuit. Similarly जो है वो lookup tables and system programs जो कि हमारे पास computer systems में basic input output system होता है, and it also contains some library and pre-compiled functions as well जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं. रीड मोस्टली मेमोरीज की बात करते हैं. दिस मेमोरी इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस in which read operations are far more frequent than write operations, but for which non-volatile storage is required. Common इसकी forms हैं, erasable programmable है, electrically erasable है, and flash memory. EPROM requires all cells are erased before write operation. हमने देखा ultraviolet primarily erase की through इसको erase किया जाता है. Electrically program write operation is slow and at byte level. बल्कि then the flash memory functionality is in between electrically erasable and erasable programmable read-only memory. And a particular thing and a specific thing about flash memory is it uses one transistor per bit. So write and erase operation is at block level. So multiple bits can be primarily erased and written at the same time. अब हम दूसरे एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें एक चिप जो है उसकी जो पिन्स हैं उनके फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करने हैं. अगर आप इस आईसी का लेबल देखें तो ये 8 मेगाबिट EPROM है, अरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम है, और ये 32 पिन डिप पैकेज जो प्लास्टिक पोर्ट पैकेज है उसमें डुअल इनलाइन पैकेज में दिया हुआ है. इसकी जो है वो 0.6 इंचेस जो है वो डायमेंशन भी बताई गई है और 1M×8 बिट के 1 मिलियन लोकेशन है. तो अगर हम देखें तो इसमें हमें एड्रेस लाइंस नजर आ रही होंगी जो सबसे ज्यादा होंगी. तो A0 से लेके A19 तक 20 एड्रेस लाइंस हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मेगा जो है वो 2 की पावर 20 होता है. Similarly, there are data lines which are mentioned from D0 to D7 जो कि इस चीज को शो कर रही है कि हर लोकेशन जो है वो 8 बिट. Similarly, there are other source pins as well जिसमें हमें जो है वो ग्राउंड पिन नजर आ रही होगी और इसी तरीके से प्रोग्राम के लिए नजर आ रही होगी और जो है वो सप्लाई के लिए नजर आ रही होगी. ये क्वेश्चन चूंकि प्रॉब्लम उसमें पूछा गया है तो हमने जस्ट यहाँ पे इसको अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है. बट इट इज वेरी इजी to see that in case of a memory, the mostly pins which we need are related to the address and the data. And there is also a chip enable. इसको मुझे forget नहीं करना चाहिए. Chip enable is very important because whenever we want to make any change or read-write operation or program operation, the chip has to be enabled. अगर आप देखें तो pin number 22 is labeled as chip enabled. Now we are moving towards the semiconductor memory system errors. There are two types of errors. One are related with the hard failure, and another which are related with the soft error. So the hard failures are permanent physical defects. So the memory cell cannot be affected, cannot be reliably store data, but become stuck at 0 or 1 or switch between 0 and 1 abruptly. Hard error can be caused by harsh environment abuse, manufacturing defect, and wear and tear. Soft errors, they are random, non-destructive events that alter the contents of one or more memory cells without damaging the memory. So memory is not primarily damaged. It is because some soft errors can be caused by power supply problems or alpha articles.
alpha particles. These particles are from radioactive decay and present in the environment already. So there are methods. आप ये सोचिए कि एक बहुत जो है वो कीमती सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया गया और उसके लॉन्च करने के बाद उसकी मेमोरीज में जो है वो फेलियर आ जाए, हार्ड फेलियर हो या सॉफ्ट फेलियर हो, there should be some mechanism to primarily overcome those errors. So one of the method to overcome this error is the use of primarily Hamming code, जो कि इस डायग्राम में थोड़ा सा बताया गया। मेमोरी के अंदर जब हम सेव करेंगे डेटा को, then we calculate some additional information from the data and then store that information in the memory as well. जब हम हेमिंग कोड की बात करेंगे तो हेमिंग कोड में डेटा के साथ जो पैरिटी बिट्स हैं वो मिलके एक सिंड्रोम बनाएंगे और वो फिर सेव हो जाएगा, वो m+k बिट का होगा। और जब फिर डेटा जो है उसको रिट्रीव किया जाएगा तो डेटा को रिट्रीव करने का जो साइकिल होगा उसमें उस पैरिटी बिट्स के अगेंस्ट जो है वो डेटा को वैलिडेट किया जाएगा और ऑब्वियसली डेटा को वैलिडेट करने के लिए कंपेयर किया जाएगा और फिर करेक्शन की अगर जरूरत हुई तो उसको इनकॉर्पोरेट करके डेटा आउट कर दिया जाएगा। Although there are some problems, but here एक चीज जो अज्यूम की गई है वो ये है कि the parity bits are saved in a portion which is error free, because we know if there are errors in the m bits and the k bits then it is very difficult to recover. ओके अब हम थोड़ा सा और आगे चलना चाहेंगे। इसी चीज को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ दीज पैरिटी बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड एंड हाउ दे आर जनरेटेड, बट इन दिस स्लाइड ओनली सिंपल पैरिटी बिट जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो पैरिटी बिट्स एक्ट एज ए चेक ऑन ए सेट ऑफ बाइनरी वैल्यूज एंड वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस और उनको हम इवन या ऑड बनाते हैं, तो इससे इवन और ऑड पैरिटी का कंसेप्ट जो है वो उभरता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a 7 bit of data and 1 bit is used for parity, then we calculate in यहाँ तो हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं बट इट इज ए हार्डवायर्ड फंक्शन। ये हार्डवेयर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 7 zeros हैं, so number of bits which are 1 are 0, which is already even. So the 8th bit which is associated is 0 as well, so that the making the no ones here. So if we are using the odd parity, then we have to write 1 so that the number of ones in the saved information equal to 1. तो ये इंश्योर करेगा the parity is odd. इस तरीके से जो 7 बिट का डेटा है जब वो सेव होगा तो वो 8 बिट में सेव किया जाएगा। एक पैरिटी बिट का ओवरहेड जो है वो हर बाइट के साथ या हर 7 बिट्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखिए तो नंबर, इसमें अगर 1 काउंट करें तो 3 है। तो अगर हम देखें, अगर इसको हमने इवन बनाना है तो 3 एक ऑड नंबर है। अगर 1 लिख देंगे, एक 1 डालेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वंस 4 हो जाएंगे और अगर 0 लिखेंगे ऑड पैरिटी के केस में तो ये फिर हमारे पास 3 ही रहेंगे। तो इस तरीके से ऑड और इवन पैरिटी का यूज किया जाता है। आमतौर पे किसी भी कम्युनिकेशन में या किसी भी डेटा ट्रांसफर में या इवन स्टोरेज में ये तय कर लिया जाता है कि इवन पैरिटी इज यूज्ड और ऑड पैरिटी इज यूज्ड। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक ही सिस्टम में दोनों पैरिटीज का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर दो स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको आपस में इंटर ऑपरेट किया जा रहा है और एक सिस्टम जो है वो इवन पैरिटी पे डिजाइन है, एक ऑड पैरिटी में डिजाइन है, सो देयर इज सम इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन देम। Hamming code की एग्जांपल है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न प्राइमरली Hamming code which is a part of undergraduate curriculum. अगर आप चाहें तो there is a video जो कि एक्सप्लेन करती है कि how Hamming code is implemented. If m bits are received, how to identify के नंबर ऑफ बिट्स के कितनी बिट्स चाहिए होंगी और वो एक्सक्लूसिव आर की मदद से कैलकुलेट होंगी। और syndrome bit जो है, each bit of the syndrome is either 0
if it is matched, 1 if it is not matched. So 1 means there is an error. अब हम आगे चलेंगे. So one of the bottleneck is the interface of processor to the main memory, and it is an important interface. So the basic building block of main memory remains the dynamic RAM chip. ये हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं जो कि प्रोसेसर के बाहर मौजूद है और मेन बोर्ड के ऊपर मौजूद है. एज इट हैज फॉर डिकेड्स. देखिए 1970 से इसका डी रैम का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली द कोर आर्किटेक्चर सेम है. Also recall the SRAM, static RAM for cache memory is due cost and speed. Dynamic RAM enhancement includes the SDRAM and DDRAM. अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये SDRAM क्या है और डबल डेटा रेट DRAM जो है ये क्या है. जब हम सिंक्रोनस DRAM की बात करेंगे या SDRAM की बात करेंगे, इट इज नाउ मोस्टली वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ DRAM. And traditionally DRAM is asynchronous and it exchanges data with processor synchronized to an external clock signal. अगर हम इसको एक external clock signal के साथ जो है वो synchronize कर दें, then it will become a synchronized DRAM, and then it will be enabled to run at full speed of processor memory bus without imposing the weight. अगर हम सिर्फ और सिर्फ डी रैम की बात करें तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम मेमोरी और टूवर्ड्स मेमोरी, देन इट हैव टू हैव सम वेट विच इज कॉल्ड प्राइमरीली द एक्सेस टाइम. तो उस दौरान में जो है वो मेमोरी डिफरेंट ऑपरेशन करती है. हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में पॉसिबली आ जाएगा कि डिफरेंट ऑपरेशंस करने के बाद वो डेटा हैंडओवर करती है या डेटा जो है प्रोसेसर से लेके राइट करती है. लेकिन इसको जो है वो एक्सटर्नल क्लॉक के साथ या सिस्टम क्लास क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है. नो प्रोसेसर डू नॉट हैव टू वेट एंड it is no up to the memory that when the memory writes and when the memory deliver the data to the processor, it is no up to the memory. Processor do not has to wait. Processor can do some other task until the data is primarily become available. हमारे पास एक क्वेश्चन है. इमरान वजाहत जो है वो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है. जी इमरान, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए. जी हमारी बात सुन रहे हैं सर? ये इमरान वजाहत. जी सर. हेलो जी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. हेलो. जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है. सर ये मैं पूछना चाह रहा था, ये एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल जो है ये कौन से सर्किट के थ्रू देंगे? जी ये सिस्टम क्लॉक की बात हो रही है. जी ये एक्सटर्नल ऑसिलेटर से देंगे या टाइमर के थ्रू? ये जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को जो क्लॉक चला रहा है ना, उसी क्लॉक की बात हो रही है. जी सर. जी ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा. चलिए सर. आपका सवाल ये था कि जो एक्सटर्नल क्लॉक है ये कौन सा क्लॉक है. ये क्लॉक वही है जो सिस्टम क्लॉक है प्राइमरी. देखिए इसमें थोड़ा सा इसका जिक्र आ जाएगा आपके सवाल का. इमरान, आपके सवाल का जवाब भी इसी में होगा. इसमें थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है वो समझाया गया है. सो इन टिपिकल डायनामिक रैम, processor present address and control levels to the memory, indicating a set of data at a particular location in memory should be either read from or written into the DRAM. अब प्रोसेसर जो है वो मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर प्रोसेसर मेमोरी से या मेमोरी की तरफ. सो आफ्टर ए डिले जो कि प्राइमरली एक्सेस टाइम है, DRAM either writes or reads the data. और उसमें हो क्या रहा होता है, एक्सेस टाइम डिले. थोड़ा सा जरा ये काइंडली इसको चेंज मत कीजिए. ओके, एक्सेस टाइम डिले, DRAM performs various internal functions which includes activating the high capacitance of the row and column lines and sensing the data and routing the data out through the output buffers. तो ये एक्सेस टाइम डिले जो है वो इस वजह से होता है. And processor must simply wait through this delay
which slow the system performance। अब ये चीज जो है ना, ये DRAM के अंदर बिल्ट इन है, जो एक एसिंक्रोनस नेचर को प्राइमरली एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे जो है वो स्टैटिक रैम की बात करते हैं कि वो किस तरीके से इससे बाहर, यानी जो सवाल का जवाब, DRAM moves data in and out under the control of system clock। नो प्रोसेसर जो है, अब देखते हैं वो क्या कर रहा है। प्रोसेसर आर अदर मास्टर इश्यूज, अदर कंट्रोलर आर मास्टर प्रोसेसर इश्यूज इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंफॉर्मेशन विच इज लैच्ड बाय द DRAM। अब DRAM का इंटरनल स्ट्रक्चर उसको लैच करेगा, and DRAM then responds after a set number of clock cycles। और एक नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स के बाद जो है वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंक्रोनस रैम के अंदर बिल्ट इन होगा। इसकी वजह से फायदा क्या होगा? इसकी वजह से फायदा ये होगा कि मीनवाइल मास्टर कैन सेवली डू अदर टास्क, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 3 क्लॉक साइकिल्स या 5 क्लॉक साइकिल के बाद वहां से डेटा रीड कर लेना है। while SDRAM is processing the request। तो इस तरीके से प्रोसेसर का जो वेट या एक्सेस टाइम डिले है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है, और इसमें सिस्टम क्लॉक की बात की गई है। उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब हो गया होगा, बट देयर इज मोर ऑन SDRAM। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यू हैव टू कम बैक अगेन आफ्टर 5 मिनट्स, ताकि इसका जो वीडियो है वो कंपाइल हो जाए। इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स, देन come back again because we have another topic to discuss after this memory, because this is the primary memory and we also need to go towards the secondary memory as well। उसमें एक टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है, उस टॉपिक को जस्ट ओवरव्यू हम करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टैटिक रैम, सम मोर ऑन स्टैटिक सिंक्रोनस DRAM। वो देखें, एक SRAM है वो स्टैटिक है, ये SDRAM है, ये सिंक्रोनस DRAM। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। SDRAM employs a burst mode। अच्छा, ये जो है इसका जिक्र किया गया बार बार, burst mode is primarily reading multiple locations at one time। ठीक है, so that is primarily constitute what is called a burst mode। और ये कॉमन है, जब हम इंटरनेट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि द मोड ऑफ ट्रैफिक इज ब्रस्टी इन नेचर। ठीक है, जो कि प्राइमरली टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट रिलायबिलिटी फीचर्स, जिसको फ्लो कंट्रोल का नाम दिया जाता है। So SDRAM employs a burst mode to eliminate the address setup time and row and column line pre-charge time after the first access। So once the access is made, it is a series access if it is required, that means the adjacent memories, then they can also be read in a single clock। So in burst mode, a series of data bits can be clocked out rapidly after first bit has been accessed। This mode is useful when all the bits to be accessed are in sequence and in the same row of the array as the initial access। So that means there is a requirement that if the contiguous memory spaces are accessed for data, write or read operation, then it is possible to read and write those data in a bursty mode, burst mode। Okay, additional as synchronous DRAM has a multiple bank internal architecture that improves the opportunity for on-chip parallelism। अब हम क्विकली इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम सिंपली DRAM का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हमें चीजें नजर आएंगी वो सिंपली रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें मेमोरी सेल्स की अरे है, और उसके साथ साथ उसका प्राइमरली रो और कॉलम डिकोडर है, और इसके साथ साथ जो है वो प्राइमरली इसके बफर है और मक्स जो कि सिलेक्शन के लिए, और रिफ्रेश काउंटर, और यहाँ पे रिफ्रेश सर्किटरी है और बफर्स है। अगर थोड़ी देर के लिए हम रिफ्रेश सर्किटरी को निकाल दें तो ये हमारा बेसिक जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। जब हम इसमें रिफ्रेश सर्किट और जो रिफ्रेश काउंटर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पास डायनामिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। और टाइमिंग एंड कंट्रोल जो है वो आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो प्रोसेसर के सिग्नल्स जो है
उनके थ्रू मैनेज किए जा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम जो सिंक्रोनस डी रैम का अगर आप सर्किट देखें तो ये मोर और लेस सेम सर्किट है और विद सम एनहेंसमेंट्स। जब हम सेम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें, देखें मेमोरी सेल्स सेम, रो डिकोडर और कॉलम डिकोडर सेम है, इसी तरीके से बफर्स हैं। इसमें जो एक चीज आई है वो यहाँ पे बैंक कंट्रोल लॉजिक है, क्योंकि इसमें देखें अगर आपको मल्टीपल जो है वो आपके पास जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो एक अरे की फॉर्म और फिर आगे अरे 3 डायमेंशन में है। और इसी तरीके से कमांड डिकोडर एंड क्लॉक जनरेटर है, और इसी तरीके से हमारे पास एड्रेस लैच है। अब आप ये देखें, ये जो एड्रेस लैच है, जब माइक्रो प्रोसेसर अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे दे देगा तो ये अब इसके इंटरनली मेमोरी के अंदर लैच हो जाएगा। अब जो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस जो है उसको आइसोलेट करके अब कुछ और ऑपरेशन कर सकता है, उसको वेट नहीं, और बाकी काम जो है वो खुद ब खुद मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो आउटपुट बफर्स है या इनपुट बफर से जो डेटा है उसको रीड कर लेगा या आउटपुट बफर्स पे डेटा को प्रेजेंट कर देगा। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन देम। यू कैन सी के सिंक्रोनस में कुछ सर्किटरी एडिशनल जो है वो इन्वॉल्व है। अब हम डबल डेटा रेट जो है वो एसडी रैम की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट इज nowadays it is being widely used. It is used, it achieves higher data rate because of 3 reasons जो कि ये स्लाइड में दी हुई है। अच्छा, हमारा कनेक्शन किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो डेटा ट्रांसफर इज सिंक्रोनाइज्ड टू बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जो है वो इधर राइजिंग